हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय भौतिकी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट पेपर आपको जो दिए गए हैं परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। इसमें मैं आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 17 तक आपके पूरे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। इसके पहले हमने क्लास 12th के जो बाकी विषय थे यानी हिंदी और अंग्रेजी, दो महत्वपूर्ण विषय आपके, इनके सॉल्यूशन देख लिए पूरे कंप्लीट। वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख रही है, उस पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी का सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड है। यदि नहीं देखा है आपने वीडियो तो जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कक्षा 12वीं भौतिकी में सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। और आप सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है www.arfindia.com, जहां पर पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है इसकी प्रोसेस भी वीडियो के मध्य में बताई गई है। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण कितना डिग्री का होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। इसके बाद है, किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत प्रवाह होता है किसी भी चालक में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, प्रेरकत्व का मात्रक तो हेनरी होता है, प्रेरकत्व का मात्रक। इसके बाद है, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, बैंगनी, लाल, पीला या नीला। ठीक है, इनमें से बताना है। तो सर्वाधिक यहाँ पर होती है बैंगनी के लिए। इसके बाद में यहाँ पर है, 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। तरंग दैर्घ्य के लिए आपको इसको सॉल्व करना है। और उसके बाद है, हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है, तो ये होती है दृश्य प्रकाश में। ठीक है, इसके बाद है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये हो गया आपके सही विकल्प। इसके बाद हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर वाक्य पूर्ण कीजिए। पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। किसी विद्युत परिपथ को भंग करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में होती है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो। इसके बाद है, कांच से बने किसी लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी खाली स्थान जाती है। तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। प्रकाश का किसी तीक्ष्ण अवरोध या द्वारा के किनारों पर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में, प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश के खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती उत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका उत्तर होगा तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन खालिस्तान बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो जो ये बल होता है, ये नाभिकीय बल यहाँ पर कार्यरत होता है। ठीक है, तो नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। जब पीएन संधि पर पश्चिम दिशा बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तो इसकी अवक्षय परत की मोटाई खालिस्तान हो जाती है, ये आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द एक। तो देखिए, आपको यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे से गूगल पर आ जाना है। गूगल पर सर्च कर लेना है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, एआरएफ इंडिया प्री बोर्ड पेपर या एआरएफ इंडिया अभ्यास पेपर। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर सर्च करना है वो आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एआरएफ इंडिया प्री बोर्ड पेपर डालती हूँ, तो जैसे ही arfindia.com मिलता है यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के उससे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। इस पर लिंक करने के बाद में आपको पेपर जो है पीडीएफ आपको लिंक दिखेंगी, उस पर क्लिक कर क्लिक हियर करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड आसानी से हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द एक वाक्य में है। पहले प्रश्नों को देख लेते, फिर इनके उत्तर देखेंगे। दो प्रेरक कुंडियों के स्वप्रेरकत्व L1 और L2 है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा, बताना है। ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा वाटहीन हो सकती है, यहाँ पर बताना है। और किस प्रत्यावर्ती परिपथ में, यानी किस, आपको परिपथ का नाम लिखना है। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होंगी जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है। लिथियम नाभिक का प्रतीक यहाँ पर दिया गया है, लिथियम को मेलाइस दर्शाते हैं। इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है और नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। चलिए देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो पहले का उत्तर आपका 2L आ जाएगा, L1 और L2 जो प्रेरकत्व दिए थे। और एसी परिपथ दूसरे का उत्तर होगा। तीसरे का पराबैंगनी प्रकाश हो जाएगा। चौथा आपको फाइंड आउट करना है। और HV = 5 + EK। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पांचवे का। और छठवें का उत्तर होगा 3। और इसी प्रकार से आपका जो अगला प्रश्न है उसका उत्तर A + B होगा। इसके बाद क्वेश्चन 4, सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी मिलान करके लिखना है। इसमें खंड और खंड ब है, 2 सेट दिए गए, पहला नंबर दूसरा नंबर।
ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, ध्रुव प्राबल्य है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकनशीलता की तीव्रता है, और इधर विमाहीन है, टेल्सा है, और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद है खंड अ और खंड ब, अवरक्त विकिरणें, पराबैंगनी किरणें और गामा किरणें। ठीक है, इसी प्रकार से दी गई है, तो आपको इसको देखना है। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं फटाफट से। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला होता है, ध्रुव प्राबल्य को एम से दर्शाते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति का यहाँ पर हो जाएगा सूत्र। उसके बाद चुंबकन तीव्रता और अवरक्त किरणें, अंधेरे में फोटान। ठीक है, इसके बाद पराबैंगनी विकिरण, कीटाणुनाशी और गामा किरणें सर्वाधिक आवृत्ति वाली। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक और विमेय सूत्र लिखिए। चलिए देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक और विमेय सूत्र, और उसके बाद में यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और उसके बाद है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। चलिए देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमेय सूत्र। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रेखा एकांक धनावेश जिसमें बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और विमेय सूत्र mLT की पावर -3 A की पावर -1 होता है। ठीक है, इसके बाद बायो सेवर्ट का नियम था, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड जल्दी कर दूंगी। तब तक बचे हुए प्रश्नों को जल्दी से हल कर लीजिए, और 2 क्वेश्चन को आप हम कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा है। बायो सेवर्ट का नियम, माना एक चालक ए बी जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी dB चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है पहला तो, और चालक के उस अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल टू dl। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट दिया गया है, तो ये 3 पॉइंट में आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप इसका चित्र भी बना सकते हो बायो सेवर्ट का नियम लिखकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप है। इसके अथवा में क्या है, नागरिक विद्युत वितरण में दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखना है आपको, और समझाना है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो लेंज का नियम, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा इस तरह होती है कि वह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चित्र में बना दीजिएगा, इसका चित्र बता सकते हो। लेंज का नियम तथा संरक्षण का नियम भी यहाँ पर चाहो तो बता सकते हो। इसके बाद में इसमें थोड़ा सा और चाहे तो डिटेलिंग है, ये भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। या फिर यदि आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो इसका वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, दिष्ट धारा नहीं, क्यों। ये आपका वाला क्वेश्चन था। तो इसका कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इनकी प्रबलता को घटाकर बिना ऊर्जा क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। तो ये भी ठीक है आपके लिए, 2 अंक के लिए आप इसको भी लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का आरेख बनाकर इसकी एक सीमा लिखिए, अथवा प्रिज्म से अपवर्तन को सचित्र समझाइए। चलिए प्रिज्म से अपवर्तन को सचित्र समझाइए, ये हम देख लेते हैं फटाफट से। तो प्रिज्म से अपवर्तन को हम चित्र से ही समझाएंगे। तो सबसे पहले प्रिज्म जैसा एक चित्र बनाना है। इसमें पूरे पॉइंट आपको बनाना है, जैसे आर बिंदु, एम, यू, एन, यहाँ पर टी हो गया, एन हो गया, यहाँ डेल्टा कोण बन रहा है, R1 R2 कोण बन रहे हैं, यहाँ पर I1 बना है, I2 कोण बन रहा है। ठीक है, परस्पर एंगल में। और यहाँ पर सबसे पहले हमने एक त्रिभुज का नाम दिया है NBC, इसको आप दे सकते हो। फिर इसको बीच में काटा है, उसके बाद में यहाँ से जो प्रिज्म है, इसी प्रकार से प्रिज्म का अपवर्तन होता है, उसी को हमने रेखा में अनुप्रयोग करा है और बिंदुओं को नाम दे दिए। तो ये आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, और चित्र को अच्छे से बना लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, तापायनिक उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है। तापायनिक उत्सर्जन में प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए, और इसका अथवा है डी ब्रॉगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता है, ये बताना। तो हम डी ब्रॉगली वाला देखेंगे तरंग सिद्धांत, और इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिखिए। ये हम क्वेश्चन देखेंगे। इसके अथवा में भी दिया है, नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिक के स्थायित्व में इसकी क्या भूमिका है, आपको बताना है। चलिए हम देखेंगे डी ब्रॉगली और अल्फा कण वाला क्वेश्चन।
तो डी ब्रॉगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्यों? इसका कारण है, तो डी ब्रॉगली की कण तरंग सिद्धांत के अनुसार गतिशील कण से तरंग संबंध तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होती है। अतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उनमें संबंध तरंग की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटे क्रम लगभग 10 से 30 मीटर की होती है, जिसका तरंग प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद अल्फा कण प्रकीर्णन के 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिखना है। तो पहला होगा परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है, और दूसरा होगा परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। ठीक है, तो ये आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों में 2 अंतर लिखिए। इसके अथवा में भी क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड में निरोधी विभव किसे कहते हैं। तो हम अर्धचालकों में अंतर देखेंगे, उसके बाद हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अगला इसको हल करेंगे। +5 म्यू सी और -5 म्यू सी के आवेश वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, आकर्षण बल की गणना कीजिए। ये प्रश्नों को हम करेंगे। आप इसका अथवा वाला भी प्रश्न कर सकते हैं जिसमें दिया है 1 मीटर त्रिज्या के खोखले चालक गोले को एक कूलाम आवेश दिया गया है, गोले के अंदर और बाहर पृष्ठ के निकट विद्युत विभव ज्ञात करना है। 3 अंक वाला प्रश्न है। चलिए दोनों अंतर देखते हैं। सबसे पहले एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में, तो एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर देखेंगे। एन प्रकार के अर्धचालक सबसे पहले लिखेंगे इसमें बहुसंख्या आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी प्रकार के अर्धचालक में इसमें बहुसंख्या आवेश वाहक होल होते हैं। दूसरा होगा इन्हें बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है, और इधर हो जाएगा इन्हें बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व जैसे बोरान, इंडियम आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, इनमें फर्मी स्तर चालन बैंड के समीप रहता है। तो आप कोई भी 2 अंतर लिख सकते हो, इसमें 4 दिए गए, जो 2 अंतर आपको इजी याद हो जाए वो फटाफट से लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाया गया है तो वीडियो को लाइक करना बनता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें। तो यहाँ पर आपको लगभग 1 मीटर दिया होगा मिलीमीटर की जगह पर, और यहाँ पर गणना करने कहा गया है। ठीक है, आकर्षण बल या द्विध्रुव आघूर्ण सेम ही है, तो आप इसको इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा नहीं 1 मीटर यहाँ पर वैल्यू रख देना है। ठीक है, यहाँ पर सैंपल के लिए मैं आपको क्वेश्चन में बता रही हूँ, और आंसर कूलाम मीटर में आपका आएगा। इसके बाद में आप मीटर को मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन सेम बनता है, तो इसके लिए भी प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके अथवा हमें दिया एन सेलों के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करना है। और प्रश्न क्रमांक 15 में हम देखेंगे 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 A हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। ठीक है, इसका उत्तर आपको बताना है। चलिए देखते हैं इनका उत्तर। तो किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध हम स्थापित करेंगे। तो चित्र में आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है परिपथ जो दिया है वो सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध क्रमश हमने दर्शा दी है। ई है विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध क्या है आर। ठीक है, और इसी में जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है वो है आर, और परिपथ में प्रवाहित जो धारा हो रही है वो है आई। ठीक है, अतः सेल में ली गई धारा I बराबर E अपॉन आर प्लस आर होगा, क्योंकि धारा का ही सूत्र होता है विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध। और वोल्ट मीटर के सिरों का विभांतर हम जानते हैं V बराबर आई आर होता है, जहां पर हमने क्या यहाँ पर हमने I की वैल्यू रख दी। ठीक है, I की हमने रखी E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, फिर हमने अंदर आर का गुणा कर दिया तो आई आर प्लस ये हो गया। समीकरण नंबर 2 और 3 दे दिया हमने इनको। ठीक है, यहाँ से वैल्यू हमने पुट आउट कर दी। उसके बाद में हमने इसका यहाँ से V बराबर था तो उसको E के बराबर में यहाँ पर पक्षांतर कर लिया, और 2 और 3 से हमारा समीकरण इस प्रकार से निकल जाता। तो यही अब इससे संबंध निकलता है तुल्यता संबंध। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाला, जहाँ पर हमें E का मान विद्युत वाहक बल का मान दिया है, R यानी प्रतिरोध दिया है, और इसी प्रकार से हमें टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करना है, प्रतिरोधक का मान और टर्मिनल वोल्टता। तो हम निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है, वैल्यू को रखते जाना है सूत्र में बिल्कुल। जहाँ जहाँ ई आर प्लस आर भी हमने यूज़ करा बिल्कुल उसी की जगह पर जो जो वैल्यू हमें दी है। कैपिटल आर की नहीं है तो हम कैपिटल आर को छोड़ देंगे, बाकी स्मॉल आर की 3 है और ई की 10 है और आई की 0.5 है। ठीक है, तो सब बराबर रख दिया हमने और गुणा भाग कर लिया। आर का मान प्रतिरोधक का मान निकल गया। फिर बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज के लिए वी बराबर ई माइनस आई आर होता है, तो हमने आई आर का मान रख दिया। उसके बाद में हमारा 8.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रकृति तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखेंगे और इसके साथ ही नॉट, नॉर और नैंड गेट के प्रतीक और सत्यमान सारणी भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये उत्तर देखेंगे 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब वाला। इसमें वस्तु की लंबाई हमें ज्ञात करना है, लेंस की फोकस दूरी दी है 21 सेंटीमीटर बिंब, और वस्तु की लेंस से दूरी भी 14 सेंटीमीटर दी है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v और u के हमें v का मान नहीं पता, u का मान हमने रख दिया है और f का मान भी रख दिया है। तो बस मान निकाल लीजिए। तो v का मान हमारा -42 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस गुणा भागी करना है इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न नॉट, नॉर एंड नैंड गेट के प्रतीक चिन्ह उनकी सत्यता सारणी में बनाना है। तो ये सत्यता तालिका भी बनी हुई है, इसमें आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। बुलियन सूत्र इसमें, निवेशी, निर्गत सब कुछ है, अच्छे से इसको नोट कर लेना। ठीक है, आगे भी काम आएंगी आपकी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा एसी परिपथ के लिए जिसमें प्रेरक एवं धारिता दोनों है के लिए फेजर आरेख बनाना है और परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित करना है तथा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और धारा में प्रतीक स्थिति के लिए संबंध लिखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो आखिरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे 18 का अथवा वाला और 19 नंबर का। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब। तो हमें फेजर आरेख बनाना है एसी परिपथ के लिए। ठीक है, तो चित्र में संधारित्र सी, प्रेरकत्व एल दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इनके सिरों के बीच एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वी। ठीक है, चित्र बना दीजिएगा। इसमें धारा प्रवाहित आई हो रही है प्रत्यावर्ती। ठीक है, एलसी प्रत्यावर्ती है। और इसके बाद में यहाँ पर परिणामी विभवांतर के लिए भी हम देखेंगे। कलांतर वाला चित्र यहाँ पर जरूर बना दीजिएगा प्रत्यावर्ती परिपथ में। ये वी एल है, ये वी सी है। ठीक है, और इसके बाद वी एल ये आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर इसके लिए परिपथ की प्रतिबाधा के लिए जो व्यंजक निकला है, ये जो समीकरण नंबर 4। ठीक है, परिपथ की प्रतिबाधा के लिए इसमें धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मध्य कलांतर π/2 होगा और धारा का आई माप I0 हमने निकाला। एक्सएल, यदि एक्सएल और एक्सी को दोनों बराबर ले तो समीकरण नंबर 4 जो भी हमने निकाला था WC वाला, उसमें हम प्रतिबाधा Z बराबर 0 रखते हैं। तो हमारा नया समीकरण इस प्रकार से होगा। इसको हम अनुनाद की स्थिति कहेंगे। इस स्थिति में एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होंगे। उसके बाद यहाँ पर ओमेगा का मान निकलेगा। तो ये जो अनुनादी आवृत्ति है इसको हम कहते हैं और वी बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये वी को यहाँ पर हम क्या कहेंगे? अनुनादी आवृत्ति। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक आपको इसको हल कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न था आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन करना है जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब क्या हो, अनंत पर बने और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन करेंगे हम। सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं लिख देंगे। इसका नामांकित चित्र जो आपको बनाना है। ठीक है, ये चित्र बन जाएगा, आग से यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल। तो ये वाला चित्र आपको ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी डैश है, और इसी प्रकार से ओ है, क्यू है, पॉइंट ए बी है। तो ये आपको चित्र बनाना है। किरण पथ है सूक्ष्मदर्शी का। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी दिया है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब, और ये स्पष्ट दूरी पर बनेगा तब। ठीक है, दोनों ही चित्र आपको बनाना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आगे बढ़ते इसी में यहाँ पर आपको आवर्धन क्षमता की गणना करना है। तो आवर्धन क्षमता की गणना प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे एम से डिनोट करते हैं। तो इसका सूत्र होगा आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। इनके मान बहुत कम होते हैं इसलिए हम tan अल्फा tan बीटा लेंगे। तो m बराबर tan अल्फा tan बीटा, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर चित्र बन जाएगा। ठीक है, इसी में आप यहाँ पर मान रखते हुए चलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको परिपाटी से अभिदर्शक वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, ये हो जाएगा। और लेंस का सामान्य सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u ये रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके लिए फिर इसके लिए शर्तें हैं तो शर्तें मत लिखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा यदि शर्तें आप इसको लिखते हो तो। ठीक है, शर्तें नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको हल यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, नली की लंबाई यदि आप चाहते हो तो लिख भी सकते हो, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक के प्रूफ कर देना है। ठीक है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हमने सॉल्यूशन देखा क्लास 12th का, 12th फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने सेट एक आपको बता दिया है। वीडियो को लाइक कर अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दे वीडियो। चैनल फर्स्ट टाइम आया, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
इसके पहले क्लास 12th का हिंदी और इंग्लिश का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर जाकर क्लिक कर दीजिए, आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।